नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखते हैं राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची में। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। ज्ञात है कि 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल को रोक लगाने के साथ साथ केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना था। अगला प्रश्न, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। फाहियान एक चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री थे जिन्होंने 4वीं व 5वीं शताब्दी ईस्वी में भारत की यात्रा की। उनका मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म ग्रंथों और धार्मिक ग्रंथों की खोज करना, जिन्हें वे अपने देश चीन ले जा सकें। उनकी यात्रा के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण भारतीय बौद्ध स्थलों का दौरा किया और अपने अनुभवों को विस्तार से वर्णित किया। फाहियान ने अपनी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों का दौरा किया, जैसे कि कपिलवस्तु, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। उन्होंने इन स्थलों पर बौद्ध धर्म की स्थिति और वहां की सांस्कृतिक गतिविधियों का अवलोकन किया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के पुत्र थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शक राजाओं को पराजित किया और गुजरात, मालवा और राजस्थान के क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया। उन्होंने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। यह घटना उस समय हुई जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तेजी से बढ़ रहा था। 13 अप्रैल को हजारों लोग बैसाखी के मौके पर जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। उस समय जनरल डायर, जो ब्रिटिश सैन्य अधिकारी था, उसने बिना चेतावनी दिए सैनिकों को बाग में भेजा और उन निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया। अगला प्रश्न, ग्रीनविच किस देश में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। ग्रीनविच इंग्लैंड में है, जो लंदन का एक हिस्सा है। यह जगह ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ ग्रीनविच का मशहूर रॉयल अंटार्कटिक म्यूजियम और मरीन एकेडमी है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम वैज्ञानिक कौन थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? तो यह थे सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन भारत के प्रमुख वैज्ञानिक थे जिन्हें 1930 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्हें 1987 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। रमन प्रभाव के लिए उन्हें विशेष रूप से जाना जाता है, जिसके प्रकाश के फैलने और उसके गुणों पर महत्वपूर्ण शोध किया। अगला प्रश्न, एगमार्क क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रयोग करने वाली चीजों जैसे अंडे, घी, तेल आदि की क्वालिटी गारंटी। एक मार्क, एग्रीकल्चरल मार्क, एक सरकारी प्रमाणन चिन्ह है जो भारत में कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि उत्पाद मानकों के अनुसार तैयार किया गया है और इसमें कोई मिलावट नहीं है। एगमार्क का प्रयोग अनाज, फल, सब्जियां, डेयरी उत्पाद और अन्य कृषि वस्तुओं पर किया जाता है, जिससे उपभोक्ता को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद मिल सके। अगला प्रश्न, भारत द्वारा स्वदेश निर्मित लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट एलएसी का नाम क्या है? तो इसका है नाम सी, तेजस। भारत द्वारा स्वदेशी निर्मित लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम तेजस है। तेजस एक हल्का बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जिसे हॉल हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। अपाचे एक अत्याधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसे अमेरिका की बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है। इसका पूरा नाम AH-64 अपाचे है। इसे मुख्य रूप से ग्राउंड टारगेट को नष्ट करने और युद्ध के मैदान में एयर सपोर्ट के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न, हवाई द्वीप समूह की खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी जेम्स कुक ने, कैप्टन कुक। हवाई द्वीप समूह की खोज कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। उन्होंने 1778 में इस द्वीप समूह का यूरोपीय दृष्टिकोण से अन्वेषण किया। अगला प्रश्न, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद द्वारा अनुमोदित होने पर राष्ट्रपति। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के नियम भारतीय संसद बनाती है। यह नियम भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत निर्धारित होते हैं, जिसमें नागरिकता प्राप्त करने, खोने और पुनः प्राप्त करने के प्रावधान शामिल हैं। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है। तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है डॉलर, ऑप्शन ए। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक मुद्रा है। यह दुनिया की प्रमुख मुद्राओं में से एक है और इसे ऑस्ट्रेलियाई डॉलर या डॉलर के रूप में दर्शाया जाता है। ऑस्ट्रेलियाई नोट रंग बिरंगे और प्लास्टिक के बने होते हैं, जो उन्हें अधिक टिकाऊ और सुरक्षित बनाते हैं। ऑस्ट्रेलियाई रिजर्व बैंक मुद्रा का प्रबंधन करता है और मौद्रिक नीति निर्धारण करता है। अगला प्रश्न, गीत गोविंद नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जयदेव। गीत गोविंद ग्रंथ के रचनाकार जयदेव हैं। यह ग्रंथ 12वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण काव्य है जो भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाता है। गीत गोविंद ने भारतीय साहित्य और संगीत पर गहरा प्रभाव डाला और इसे विभिन्न भाषाओं में अनुदित किया गया। अगला प्रश्न, क्रायोजेनिक इंजन में प्रणोदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्रायोजेनिक इंजन में प्रणोदक के रूप में मुख्यतः तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा तरल मीथेन और तरल नाइट्रोजन का भी कुछ क्रायोजेनिक प्रणाली में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, कैलोरीमीटर सामान्यतः किससे बनता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तांबे से। कैलोरीमीटर सामान्यतः तापीय संवेदनशीलता के लिए धातु जैसे तांबा या स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है और इसके अंदर पानी या किसी अन्य तरल को रखने के लिए एक इंसुलेटेड कंटेनर होता है। इसके अलावा कैलोरीमीटर में तापमान मापने के लिए थर्मामीटर या तापमान सेंसर भी होते हैं। अगला प्रश्न, ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? दाब का। ध्वनि के वेग पर वायु के दबाव का प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि यह मुख्य रूप से तापमान और गैस की संरचना पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भू राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो यह थी दस्तखत। दस्तखत प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी। दस्तखत प्रणाली से अभिप्राय एक ऐसे आज्ञापत्र से था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने माल को विभिन्न जगहों पर ले जाने हेतु जारी करती थी, जबकि जमींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी ब्रिटिश शासनकाल के दौरान प्रचलित भू राजस्व प्रणाली थी। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी? तो यह कहा था लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन सी। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने 1857 की क्रांति के बाद यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे व उनकी मृत्यु के बाद किसी मुगल वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा किया? तो यह किया था अवध पर, ऑप्शन ए। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने अवध रियासत पर कब्जा कर लिया था। उस समय वाजिद अली शाह अवध का शासक था। इसके शासनकाल में ही वर्ष 1856 में अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। इसके विलय का मुख्य कारण इसकी उपजाऊ भूमि थी। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? तो यह की थी 1773 में, ऑप्शन सी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से इंग्लैंड के सम्राट को कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। सम्राट जॉर्ज द्वितीय ने 26 जुलाई 1774 को चार्टर एक्ट जारी कर कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। यह एक अभिलेखीय न्यायालय था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया? तो यह था मैसूर, ऑप्शन बी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा प्रांत मैसूर था। भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से लॉर्ड बेलीजली ने सहायक संधि प्रणाली का आरंभ किया। इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों में वैदेशिक संबंध
अंग्रेजी राज्य के अधीन हो जाते थे, लेकिन उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद तथा दूसरा मैसूर था। अगला प्रश्न, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो यह हुई थी 10 मई 1857 को। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में तैनात देसी घुड़सवार सेना के 99 सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। इसके फलस्वरूप 9 मई 1857 को इनमें से 85 सिपाहियों को बर्खास्त कर 10 वर्ष की सजा सुनाई गई। अतः मेरठ में 10 मई 1857 को तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुकी विद्रोह। यही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। नील विद्रोह 1859-60 में बंगाल में नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में प्रारंभ हुआ था, जिसका नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। जैंतिया विद्रोह, यह विद्रोह जैंतिया हिल्स के कियांग नंगबाह ने नेतृत्व में 1860 से 63 के मध्य हुआ था। कुकी विद्रोह मणिपुर त्रिपुरा में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के कारण हुआ था। कुका विद्रोह पंजाब में 1860 और 70 के मध्य हुआ, जिसका नेतृत्व भगत बहार मल बालक सिंह तथा राम सिंह कुका ने किया था। अगला प्रश्न, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम कहा गया? तो इसे कहा गया भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। वहीं महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। अगला प्रश्न, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया? तो यह किया था लॉर्ड मेयो ने, ऑप्शन डी। भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया लॉर्ड मेयो द्वारा प्रारंभ की गई। लॉर्ड मेयो भारत के चौथे वायसराय थे। वे 12 जनवरी 1869 से 8 फरवरी 1872 तक भारत के वायसराय रहे। उन्होंने वित्त विकेंद्रीकरण की व्यवस्था शुरू की और विदेश नीति में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। अगला प्रश्न, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? तो यह थे खुदीराम बोस, इससे संबंधित नहीं थे। खुदीराम बोस गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे। 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। इसके प्रमुख सदस्य पंडित रामचंद्र बरकतुल्ला, सोहन सिंह भकना व कांसीराम थे। अगला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो यह की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने, ऑप्शन बी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा वसंत पंचमी के दिन की गई थी। इस विश्वविद्यालय के मूल में डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा स्थापित व संचालित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की प्रमुख भूमिका थी। अगला प्रश्न, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह थी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। उन्होंने वर्ष 1917 में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 33वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न, वर्ष 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। इस कमीशन का उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था को सुधार करना था। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, वर्ष 1878 में ब्रिटिश भारत में निम्न में से कौन सा एक्ट अधिनियमित किया गया? यह था देसी प्रेस अधिनियम। मार्च 1858 में लॉर्ड लिंटन द्वारा भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, देसी प्रेस अधिनियम पारित किया गया। इस एक्ट के तहत भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए। इस अधिनियम में यह प्रावधान था कि यदि किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक सूचना छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस जब्त कर सकती है। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर
किसने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया, जिसमें उन्हें एक तपस्विनी आकृति के रूप में चित्रित किया गया है? तो यह किया था अविंद्रनाथ टैगोर ने। अविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर भारत माता की प्रसिद्ध छवि का चित्रण किया, जिसमें उन्हें एक तपस्विनी की आकृति के रूप में चित्रित किया गया था। टैगोर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रमुख चित्रकार और संस्थापक थे। वे भारतीय कला में स्वदेशी मूल्यों का समर्थन करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना में प्रभावशाली भूमिका निभाई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? तो इसका कारण था चौरी चौरा में हुई हिंसा। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे थानेदार समेत 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। अगला प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? तो यह की गई थी लाहौर अधिवेशन 1929 में। ऑप्शन ए। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा लाहौर के अधिवेशन 1929 में की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस मौके पर रावी नदी के किनारे पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कांग्रेस के नेता अंग्रेज अधिकारियों के समक्ष पूर्ण स्वराज के माध्यम से आजादी की मांग पर अडिग रहे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो यह थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी। बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। बाल गंगाधर तिलक का जन्म वर्ष 1856 में महाराष्ट्र में हुआ था। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्रदान की गई थी। महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा। ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा गया। तिलक ने राष्ट्रवादी विचारों को प्रसारित करने के लिए केसरी तथा मराठा पत्रिका का प्रकाशन किया। उनकी मृत्यु अगस्त 1920 में हो गई थी। प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो यह हुई थी 1901 में। ऑप्शन बी। प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादाभाई नौरोजी थे। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 1901 में अंग्रेजी भाषा में हुआ था। दादाभाई नौरोजी एक नरमपंथी विचारधारा के स्वतंत्रता सेनानी थे। वे ब्रिटिश शासन के एक महान आर्थिक आलोचक थे। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में किस प्रकार ब्रिटिश शासन भारत का आर्थिक शोषण कर रही थी का विस्तार से वर्णन किया है। अगला प्रश्न, 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्त पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने किसके साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया? तो यह लिया था लॉर्ड इरविन के साथ। ऑप्शन डी। मोहनदास करमचंद गांधी ने 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से लॉर्ड इरविन के साथ उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया। महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और महात्मा गांधी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? तो यह लिखा था लुईस फिशर ने। ऑप्शन सी। लुईस फिशर एक अमेरिकी पत्रकार थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे। लुईस फिशर महात्मा गांधी के जीवनीकार थे। उन्होंने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया था। लुईस फिशर लिखित जीवनी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगला प्रश्न, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को नीति से वादा शीर्षक भाषण कहां से दिया? तो यह दिया था संविधान सभा से, संसद से। ऑप्शन सी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को नियति से वादा शीर्षक भाषण संसद अर्थात संविधान सभा में दिया था। भारतीय संघ की बैठक में
रात के 12 बजे और 15 अगस्त प्रारंभ होते ही जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आधी रात की इस घड़ी में जब दुनिया सो रही है, भारत जगकर जीवन और स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा है। निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके? तो यह कहा था एनी बेसेंट ने, ऑप्शन डी। प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रांतिकारी ने कहा था कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे व कार्यरत हो सके। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश से दिया था? तो यह दिया था सिंगापुर से, ऑप्शन बी। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1943 में सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला प्रश्न, किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया? तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर, ऑप्शन ए। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल द्वारा लिखी गई थी? तो यह पुस्तक थी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, ऑप्शन सी। 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल द्वारा लिखी गई पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया थी। यह 3 संस्करणों में प्रकाशित कृति थी। इसका पहला संस्करण वर्ष 1818 में प्रकाशित हुआ था। जेम्स मिल भारतीय राजनीति को 3 वर्गों हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभक्त करने वाले प्रथम लेखक थे। जेम्स मिल कभी भारत में नहीं आया। जेम्स मिल का मानना था कि भारत में अंग्रेजों के आगमन से पूर्व केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधन और अविश्वास का फैलाव था। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट किस भाषा में लिखी गई है? तो यह लिखी गई थी फारसी में, ऑप्शन ए। राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट फारसी भाषा में लिखी गई थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इनके पिता का नाम रमाकांत तथा माता का नाम तारिणी देवी था। भारतीय सामाजिक और धार्मिक समाज के संस्थापक थे। पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉन साइमन। जॉन साइमन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। वर्ष 1945 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर थे। इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे तथा इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। अगला प्रश्न, वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो यह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी। वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि विस्काउट बेवेल कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे। अंतरिम सरकार में गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था।